नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल या जिसका नाम पहले ITI स्किल इंडिया था उसके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मेरा जो वीडियो है वो मैकेनिकल ट्रेड की ITI के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर आपको CBT एग्ज़ाम के अंदर जो NCVT की CBT एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है कंप्यूटर पे, उस पर जो छोटे छोटे सवाल होता है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इसके अंदर मैं आपको 56 क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी काम होता है। और ये जो हमारा वीडियो है वो मैकेनिकल ट्रेड, जो हमारी फिटर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, टूल एंड डाई, फाउंड्री, कारपेंटर और जितने भी मैकेनिकल ट्रेड है सभी के काम आएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। एक गज में कितने इंच होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक गज जो है वो हमारा एक गज जो होता है वो हमारा 3 फुट के बराबर होता है, और 1 फुट में जो होते हैं हमारे 12 इंच होते हैं। तो जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 36 इंच आ जाएगा, यानी कि एक गज में हमारा ये 36 इंच होगा। उसके बाद अगला सवाल है, माप की विधियाँ, मेथड ऑफ मेजरिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके अंदर उत्तर है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष माप, जिसको कि डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप, जिसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। और तीसरा होता है तुलनात्मक माप, जिसको कंपैरेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मेट्रिक माइक्रोमीटर के स्पेंडल पे कौन सी चूड़ियाँ होती हैं? तो यहाँ हमारा उत्तर है 0.5 मिलीमीटर की पिच की चूड़ियाँ मेट्रिक माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको किस तरह से इसको निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। 1 मीटर में होता है हमारे 100 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया। तो यदि हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में 2.54 का भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 मीटर के अंदर इंच की मात्रा। तो जब 100 में 2.54 को भाग दिया जाएगा तो ये आता है 39.37 इंच। तो इस तरह से आप याद रख करके इसको कर भी सकते हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो इसको मैं फिर आपको समझाता हूँ कि हम जानते हैं कि 1 इंच के अंदर होता है 2.54 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। इसलिए अगर 2.54 सेंटीमीटर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25.4 मिलीमीटर। तो हमारा 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने थाऊ होते हैं? तो इसका सीधा उत्तर है 1000 थाऊ 1 इंच के अंदर होते हैं। और ये जो थाऊ है वो बहुत प्रिसीजन, जो CNC मशीन से जॉब बनते हैं उसके अंदर ये थाऊ काम में आते हैं। और ये बहुत ही बारीक काम जहाँ पर होता है, जहाँ बहुत ही डिजिटल माइक्रोमीटर वगैरह से जॉब्स को जांचा जाता है, वहाँ पर थाऊ चलता है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट क्यों रखा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर है जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। तो जब जॉब बनाते हैं हम, तो वहाँ पर जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर भी हम एक छोटा सा छेद कर देते हैं, अंडरकट बनाते हैं, वहाँ पर उसको स्थान देने के लिए अंडरकट ट्राई स्क्वायर में रखा जाता है। ट्राई स्क्वायर की लंबाई का पता किससे लगाया जाता है? तो वो होता है उसकी ब्लेड को नापा जाता है, उससे उसकी लंबाई का पता चलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रिक पंच का पॉइंट कितने डिग्री का होता है? तो यहाँ उत्तर है प्रिक पंच का जो पॉइंट होता है वो 30 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्किंग मीडिया का क्या अर्थ है? तो उत्तर है यहाँ पर पार्ट की सतह पर लगाई जाने वाली रेखाओं को स्पष्ट देखने के लिए उसकी सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो जब हम
उसके ऊपर किसी भी जॉब बनाते हैं तो वहाँ मार्किंग करने के लिए हमको जब दिखाई नहीं देता तो उसके ऊपर एक मार्किंग मीडिया लगा देते हैं और फिर हम मार्किंग करते हैं, जिससे कि हमारी मार्किंग दिखाई देने लग जाती है और हम उस पर सही तरह से मार्किंग कर पाते हैं। अधिकतर हम जो फिटर के अंदर बच्चे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चौक को इस यहाँ पे काम में लेते हैं। इसके बाद है मार्किंग मीडिया के प्रकार, तो जिसके अंदर पहला है साधारण ब्लैक बोर्ड चौक, जिसको कि ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चौक कहते हैं वाइट कलर का, या तूतिया ब्लू वर्टल, और तीसरा है लेआउट डाई, और चौथा है वाइट कोटिंग। तो ये 4 तरह के मार्किंग मीडिया होते हैं और जनरली ITI के अंदर जो बच्चा जॉब बनाता है तो वहाँ पर वो चौक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी चूड़ियाँ होती हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर? यानी कि सवाल है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ियाँ होती हैं? तो उत्तर है यहाँ पे 40 चूड़ियाँ प्रति इंच की वहाँ पर चूड़ियाँ होती हैं। 1 इंच के अंदर वहाँ पर 40 थ्रेड होती हैं। माप की MKS प्रणाली का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर M का अर्थ है मीट्रिक, लंबाई के लिए काम में लिया जाता है। K का मतलब होता है किलोग्राम, वो तोलने के लिए होता है, और S का मतलब सेकंड होता है जो कि समय के लिए होता है। 14वां क्वेश्चन है कार्बाइड टूल कितने रंगों में मिलते हैं? तो यहाँ कार्बाइड टूल जो है हमारे 3 रंगों में होते हैं, लाल, पीला और नीला। क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए टूल पर क्या बनाया जाता है? तो वहाँ पर चिप्स ब्रेकर बनाया जाता है, जिससे कि चिप्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कटिंग टूल पर रैक कोण क्यों बनाया जाता है? तो वहाँ पर उत्तर होता है कि बिना रुकावट के चिप्स आसानी से निकलते रहें। तो जब भी हम कटिंग टूल किसी जॉब को बनाते समय कटिंग टूल उपयोग करते हैं तो वहाँ पर जो उसके बर या चिप्स वगैरह जो निकलते हैं, अगर वो वहीं पे अटक जाएंगे तो आपका जॉब भी ख़राब हो सकता है, टूल भी ख़राब हो सकता है। तो उन सबको बाहर निकालने के लिए वहाँ पर रैक एंगल बनाया जाता है, और वही वहाँ पर जो कचरा इकट्ठा होता है या चिप्स वगैरह इकट्ठा होता है उसको आसानी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, टैपिंग का क्या अर्थ है? तो उत्तर है यहाँ पे टैप के द्वारा किसी सुराख के अंदर चूड़ियाँ निकालने की प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं। और टैपिंग जो टूल होता है वो 3 के सेट में आता है, और वहाँ पर आप जब भी कोई इंटरनल थ्रेड काटनी होती है तो वहाँ पर टैपिंग टूल ही काम में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है किसी भी जॉब में गोल सुराख करने वाले टूल को क्या कहते हैं? तो उसको हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल बिट आती है और उसको हम ड्रिलिंग मशीन के अंदर लगा करके और किसी भी जॉब के अंदर सुराख कर देते हैं। स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट कोण कितने डिग्री का होता है? तो स्टैंडर्ड ड्रिल का जो पॉइंट होता है वो 118 डिग्री का होता है। हेक्साइंग कितने प्रकार से करते हैं? अगला सवाल, हेक्साइंग 2 प्रकार से होती है, हैंड हेक्सा के द्वारा और पावर मशीन यानी कि पावर हेक्सा मशीन के द्वारा हेक्साइंग की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, हेक्सा ब्लेड की पिच का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक दांते के बीच से दूसरे दांते के बीच तक की दूरी को पिच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेती यानी जिसको कि अंग्रेजी में फाइल कहा जाता है का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो उत्तर है इसमें रेती का साइज पॉइंट से शोल्डर तक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वॉइस किसे कहते हैं? कार्यशाला में, उत्तर है इसका कार्यशाला में किसी भी वर्क पीस को पकड़ने के लिए जो साधन उपयोग में लाया जाता है उसे बांक या वाइस कहा जाता है। ये कई प्रकार की होती है, मशीन वाइस, बेंच वाइस अधिकतर ज़्यादातर काम में आती हैं। इसमें हैंड वाइस भी होती है, छोटी होती है वो, लेग वाइस होती है, और भी कई तरह की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाइस या बांक का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो उत्तर है इसमें किसी भी वाइस का साइज उसकी जॉ प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। उसके अंदर जो जॉ होते हैं, मूवेबल जॉ और मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ, तो उसकी जो लंबाई होती है उससे उसकी साइज़ को नापा जाता है। बेंच वाइस के स्पेंडल पे किस टाइप की चूड़ियाँ कटी होती हैं? तो बेंच वाइस के स्पेंडल पर स्क्वायर थ्रेड्स
कटी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको अधिक बल लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर स्क्वायर थ्रेड का काम में लिया जाता है। सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो यहाँ पर सरफेस प्लेट जो होती है, जिसके ऊपर हम बारीक मार्किंग करने के लिए जॉब को रखते हैं, तो वहाँ पर क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट होती है। और उसकी खासियत ये होती है कि उसकी जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो एकदम स्मूथ होती है और उसके अंदर कहीं भी झोल नहीं होता, एकदम 90 डिग्री पर होती है और एकदम सीधी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवर्सल बेवल क्या है? यूनिवर्सल बेवल अप्रत्यक्ष कोण मापने या मार्किंग औजार है, जहाँ पर हम किसी भी तरह के कोण को नाप सकते हैं। माइक्रोमीटर किस प्रकार का यंत्र है? तो माइक्रोमीटर हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। इसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। शेपर मशीन पर टूल कटाई कैसे करता है? तो इसमें शेपर मशीन के अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक बैक स्ट्रोक होता है। तो जो टूल होता है वो जब जॉब के ऊपर फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ चलता है, तब वहाँ पर उसके ऊपर कटाई का कार्य करता है। और फॉरवर्ड स्ट्रोक की स्पीड कम होती है, और बैकवर्ड स्ट्रोक जिसमें हमारा जो हेड होता है, जिस पे टूल लगा होता है, वो वापस आता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। शेपर मशीन पर किस टाइप का टूल प्रयोग में लाया जाता है? तो शेपर मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, शेपर मशीन का रॉकर आर्म किस मोशन में चलता है? तो जो हमारा इसके अंदर रॉकर आर्म लगा होता है वो आइसोलेटिंग मोशन के अंदर काम करता है, जिसके अंदर हमारा जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उसकी स्पीड कम होती है, और बैकवर्ड स्ट्रोक होता है जिसके अंदर टूल वापस आता है, उसकी स्पीड पहले वाले स्ट्रोक से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 32, शेपर मशीन में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 होता है, यानी कि जो हमारा कटिंग स्ट्रोक है वो 3 सेकंड में जाएगा, तो जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है वो 2 सेकंड में ही वापस आ जाता है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, स्लॉटर में रोटरी टेबल किस काम में आती है? तो उत्तर है यहाँ पे रोटरी टेबल सर्कुलर कंटूर सरफेस बनाने में सहायक होती है। इसके बाद 34वां है, प्लेनिंग मशीन का निर्माण कब और किसने किया था? यह सन 1870 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने इसका आविष्कार किया था या निर्माण किया था। स्लॉटिंग मशीन का निर्माण कब और किसने किया था? तो सन 1800 में ब्रेनल मार्क ने इसका निर्माण किया था, स्लॉटिंग मशीन का। 36 अगला क्वेश्चन, प्लेनर मशीन में लगे ट्रिप डॉग क्या काम आते हैं? तो यहाँ उत्तर है, टेबल के स्टॉक की लंबाई को सेट करने के लिए ट्रिप डॉग काम में आते हैं। तो वहाँ पर एक लेंथ फिक्स कर दी जाती है कि जितने, क्योंकि उसकी प्लेनर मशीन की टेबल काफ़ी बड़ी होती है, अगर आप पूरी उसके ऊपर इस तरह का औजार नहीं लगाएंगे तो पूरा जो आपका टेबल है वो आगे से पीछे जाएगा, तो उसके अंदर टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, बिजली भी काफ़ी वेस्ट होती है। तो वहाँ पर जितना आपको लेंथ में काम करना होता है वहाँ पर आपका ट्रिप डॉग लगा दिया जाता है, जिससे कि उसकी लंबाई सेट हो जाती है, तो वहीं पर उसका जो स्ट्रोक होता है पूरा हो जाता है और वापस बैक हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, ब्लेंडर मशीन का साइज़ किससे व्यक्त किया जाता है? तो ब्लेंडर मशीन का जो साइज़ है वो स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई से सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लेनिंग मशीन में टूल किस स्ट्रोक में कटाई करता है? तो प्लेनर मशीन के अंदर जो टूल होता है वो वापसी स्ट्रोक, जिसको कि बैकवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, उसके अंदर कटिंग करता है, जाते हुए में कटिंग नहीं करता है, जैसा कि हम शेपर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फिलर गेज किसे कहते हैं? फिलर गेज का प्रयोग 2 मैचिंग पार्ट के बीच का अंतर जांचने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो 2 व्हीलर के अंदर स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो
रॉड होती हैं स्पार्क प्लग की, जो वहाँ पर उसके गैप को नापने के लिए फिलर गेज ही काम में लिया जाता है। रिंग गेज किस काम में आता है? उत्तर है रिंग गेज जॉब की भारी माप चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये एक रिंग नुमा गेज होता है जिसके अंदर दो तरह के गेज होते हैं, एक नो गेज होता है और एक नॉट गो गेज होता है। गो गेज होता है और एक नॉट गो गेज होता है। तो ये दो की सेट में होता है। स्नैप गेज क्या काम आता है? तो उत्तर है स्नैप गेज किसी जॉब की लंबाई या चौड़ाई या मोटाई या डायमीटर जांचने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, मास प्रोडक्शन में निर्मित पार्टों को किसके द्वारा नापा जाता है? तो वहाँ पर जब मास प्रोडक्शन होता है बहुत अधिक संख्या में, तो वहाँ पर जॉब को जल्दी जल्दी जांचना होता है, तो वहाँ पर अधिकतर गेज का प्रयोग किया जाता है जिससे कि जांच जल्दी हो और टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 43, फेरस मेटल से क्या मतलब है? उत्तर है जिस धातु में लोहे के कण पाए जाते हैं उसे फेरस मेटल कहते हैं। जैसे स्टील हुआ, लोहा हुआ। और एक नॉन फेरस होते हैं जैसे तांबा हुआ, उसके बाद आपका एल्युमिनियम हुआ, टिन हुआ, जिंक हुआ। इसके अंदर लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो नॉन फेरस मेटल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्टील कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टील हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन स्टील होता है और एक अलॉय स्टील होता है। अलॉय स्टील के अंदर कुछ और मात्राएं मिला करके उसको अलॉय स्टील बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, धातु के पिघलने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातु के पिघलने के गुण को गलनीयता कहते हैं, फिजिबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे रफ लोहा कौन सा होता है? तो सबसे रफ जो लोहा होता है वो पिग आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, उस धातु का नाम बताइए जो बिजली की सुचालक और जंग नहीं लगता है। तो वो है ड्यूरेलुमिन अलॉय। उत्तर है हमारा ड्यूरेलुमिन अलॉय। इसके अंदर बिजली की चालकता भी होती है और वहाँ पर उसके जंग भी नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 48, एनलिंग विधि की क्या प्रक्रिया है? उत्तर, इस विधि में स्टील को 700 डिग्री से अधिक तापमान पर कुछ समय तक गर्म करके उसे भट्टी में या बुझे हुए चूने में या रेत में या उपलों की राख में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। इस विधि को एनलिंग विधि कहते हैं और इससे वो नरम पड़ जाता है, धातु है नरम पड़ जाता है। नॉर्मलाइजिंग विधि। उत्तर, इस विधि में धातु के ऊपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके स्थिर हवा में धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब किसी भी पार्ट्स को हम ठोका पीटी करते हैं तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर जो ख़राब हो जाता है उसको सही करने के लिए नॉर्मलाइजिंग विधि काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, रनिंग फिट का क्या अर्थ है? तो इसके अंदर उत्तर है इसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट की अपेक्षा कुछ छोटा होता है जिसके कारण फीमेल पार्ट में मेल पार्ट स्लाइडिंग करके फिट हो जाता है। इसके बाद है ड्राइविंग फिट का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है मेल पार्ट फीमेल पार्ट की अपेक्षा थोड़ा बड़ा और बराबर होता है। फीमेल पार्ट को घुमा घुमा कर फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मैटिंग पार्ट की असेंबली को क्या कहते हैं? तो उसको हम फिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? तो ग्रीस हमारा अर्ध ठोस प्रकार का लुब्रिकेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रोचिंग क्या है? तो उत्तर है ब्रोचिंग एक मशीनी प्रक्रिया है जिसमें बहुधातु वाले टूल के द्वारा बाहरी या आंतरिक सतह को विभिन्न आकार में काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, सैंडविच जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर है सैंडविच जिग का प्रयोग पतले तथा नरम जॉब बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सुराखों की ग्राइंडिंग कौन से व्हील के द्वारा की जाती है? तो उत्तर है हमारा माउंटिंग व्हील।
तो इस वीडियो में मैंने आपको ये 56 क्वेश्चन लेकर के बनाया है और आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और उस पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड लगभग 150 वीडियो और आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक वाले कम से कम 100 वीडियो वहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके अलावा एडमिशन, एग्ज़ाम, अप्रेंटिसशिप और उससे भी मोटिवेटेड कुछ वीडियो भी मेरे चैनल पे हैं, जो कि आप देख करके मोटिवेट भी हो सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, जो आपको ITI में पास कराने के लिए भी काम में आएगी और किसी भी कंपटीशन में ITI लेवल की कंपटीशन में पास होने के लिए आपके काम में आ सकता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।